साजिश है। ये तस्वीर लेबनान में हुए पेजर विस्फोट की है। पूरे देश में एक ही समय में हुए पेजर विस्फोट में मारे जाने वालों की संख्या 16 हो गई है, जबकि 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं। हिजबुल्लाह ने इस विस्फोट के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। इजराइल की तरफ से इस घटना पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पेजर विस्फोट में घायल लेबनान में ईरान के राजदूत मुश्तबा अमीनी की एक आंख की रोशनी चली गई है, जबकि दूसरी आंख में काफी चोट लगी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह जानकारी दी है। रिपोर्ट में ईरान के 2 रेवोल्यूशनरी गार्ड के हवाले से कहा गया है कि विस्फोट होने से पहले अमीनी का पेजर 10 सेकंड तक बीप करता रहा। संदेश देखने के लिए जैसे ही वो उसे अपनी आंख के करीब लाए, विस्फोट हो गया। ईरान ने हिजबुल्लाह के 5000 पेजरों में विस्फोट प्लांट किया था। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद ने इस काम को अंजाम दिया। हिजबुल्लाह ने ये पेजर आयात किए थे। रॉयटर्स ने लेबनान के एक सूत्र के हवाले से कहा है कि पेजर के प्रोडक्शन के दौरान ही मोसाद ने उसमें छेड़छाड़ की है। पेजर विस्फोट में घायल लोगों से बेरूत के अस्पताल भर गए हैं। विस्फोट रुके 24 घंटे के बाद भी अस्पतालों के बाहर अफरा तफरी का माहौल है। डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय ने इमरजेंसी का ऐलान किया है। बड़ी एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट में अपनी उड़ानों का ऑपरेशन रोक दिया है। खासकर तेहरान, बेरूत और तेल अवीव के लिए उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। ये फैसला पेजर विस्फोट के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हमले तेज होने की आशंका की वजह से लिया गया है। ताइवान की पेजर बनाने वाली कंपनी ने लेबनान के पेजरों के निर्माण से इनकार किया है। गोल्ड अपोलो नामक कंपनी का कहना है कि ये पेजर हंगरी की कंपनी BAC ने बनाए हैं। कंपनी का कहना है कि उनके लाइसेंस पर BAC ने लेबनान के पेजरों का निर्माण किया है। लेबनान में पेजर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की जांच शुरू कर दी गई है। आशंका जताई जा रही है कि इजराइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को फिर निशाना बना सकता है। ईरान ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया है। ये बयान लेबनान में हजारों पेजर में विस्फोट की घटना के बाद आया है। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान जारी किया गया। लेबनान में पेजर विस्फोट के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी है। इजरायली सिक्योरिटी सर्विस के मुताबिक ये हमला कभी भी हो सकता है। हमले की आशंका को देखते हुए इजराइल के दर्जनों शहर में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। और वॉर जोन की खबरों में बात करेंगे गाजा में थर्मोबारिक बॉम्ब के इस्तेमाल की और राफा में मारे गए 4 इजरायली सैनिकों की। इसके अलावा देखेंगे नॉर्थ कोरिया ने फिर कौन सा टेस्ट किया है। लेबनान में पेजर विस्फोट के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। उत्तरी इजराइल के शहरों पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन और रॉकेट से अटैक किए हैं। इजराइल का दावा है कि एयर डिफेंस सिस्टम से सभी हमलों को विफल कर दिया गया है। इजराइल की सेना ने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बमबारी की है। 5 अलग अलग इलाकों में हिजबुल्लाह के मिलिट्री भवनों को इजराइल के लड़ाकू विमानों ने निशाना बनाया। हमले में भारी नुकसान का दावा किया गया है। पिछले 24 घंटे में गाजा में इजराइल के हमलों में 20 लोग मारे गए हैं, जबकि 54 लोग घायल हुए हैं। ये दावा फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री ने किया है। इसके अलावा राफा में भी इजराइल के हमले में 10 लोग मारे गए हैं। राफा में इजराइल के 4 सैनिक मारे गए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक ये सैनिक IED विस्फोट में मारे गए। इजराइल की सेना ने राफा पर 6 मई को हमला किया था और दावा किया गया था कि हमास लड़ाकों के खिलाफ सीमित ऑपरेशन होगा, लेकिन 4 महीने में इजराइल ने शहर के ज्यादातर इलाकों को खंडर में तब्दील कर दिया। गाजा में इजराइल पर थर्मोबैरिक बम से हमला करने का आरोप लगा है। थर्मोबैरिक बम से मारे गए लोगों में किसी तरह के कोई चोट के निशान नहीं दिखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक इन बमों का प्रयोग गैर कानूनी है। वेस्ट बैंक के कई शहरों में इजराइल की सेना का ऑपरेशन जारी है। कुद्स न्यूज नेटवर्क के मुताबिक वेस्ट बैंक के सेल्फिट शहर में 22 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 14 फिलिस्तीनी बेथलेहेम में पकड़े गए हैं। वहीं फिलिस्तीनी आर्म्ड ग्रुप ने दावा किया कि नेबल्स में लड़ाकों ने इजरायली सेना पर फायरिंग की है। बीती रात इजराइल के सैनिकों ने राफा में भीषण हमला किया है। हमले में 14 इमारतें तबाह हो गई हैं। इजराइल का दावा है कि हमास का सर्विलांस सेंटर भी हमले में ध्वस्त हो गया है। कई हमास लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजिप्ट के दौरे पर हैं। ब्लिंकन का यह दौरा गाजा में सीजफायर पर बातचीत के लिए बताया जा रहा है। इस दौरान ब्लिंकन इजिप्ट के नेता अल सीसी से मुलाकात कर सकते हैं।
नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर कई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की हैं। साउथ कोरिया की सेना ने कहा है कि मिसाइलों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जापान ने भी नॉर्थ कोरिया की मिसाइल लॉन्च की पुष्टि की है। साउथ कोरिया ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया लगातार क्षेत्र की शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन ने रूस के किस नए शहर पर हमला किया और यूक्रेन के कौन से शहर पर रूस ने कब्जे का किया है दावा? देखिए रूस यूक्रेन युद्ध की 9 बड़ी खबरें। ये तस्वीर रूस के तेवर शहर के हथियार डिपो में लगी आग की है। बीती रात यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया, जिसकी वजह से डिपो में भीषण आग लग गई। हमले में आसपास की कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। रूसी मीडिया के मुताबिक आसपास के स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। रूस ने तेवर शहर पर हमले के बाद यूक्रेन पर पलटवार किया है। कीव पर रूस ने सुसाइड ड्रोन से अटैक किया है, जिसके धमाके काफी दूर तक सुनाई दिए। प्रशासन ने नागरिकों से शेल्टर में रहने की अपील की है। हमले से हुए नुकसान की जानकारी नहीं मिल पाई है। ज़ेपोरिज़िया इलाके में रूस के हमले में 2 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक रूस ने सूमी में 4 मिसाइलों से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया। हमले की वजह से इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। यूक्रेन के एयरफोर्स के मुताबिक रूस के 51 ड्रोन में से 34 को मार गिराया गया है। डोनेस्क में यूक्रेनस्क शहर पर रूस ने कब्जे का दावा किया है। रूसी मीडिया के हवाले से यह खबर रिपोर्ट की गई है। यूक्रेन की तरफ से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हालांकि यह कहा गया है कि कई इलाकों पर रूस ने हमला किया है। कुर्स्क में रूस ने यूक्रेन की सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए माइंस का जाल बिछाया है। यूक्रेन ने इन माइंस को ध्वस्त करने की तैयारी की है। माइन क्लियरिंग वाहन का इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस लगातार कुर्स्क से यूक्रेनी सैनिकों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है। इस सिलसिले में रूस ने यूक्रेनी सैनिकों के ठिकाने पर ड्रोन अटैक किया है। दावा किया जा रहा है कि ड्रोन हमले में कई यूक्रेनी सैनिक घायल हुए हैं। कुर्स्क की सीमा पर यूक्रेन के सैन्य उपकरणों पर रूस ने ड्रोन से अटैक किया है। रूस ने दावा किया है कि हमले में यूक्रेन के 10 सैन्य वाहन नष्ट हो गए हैं। किसी सैनिक के मारे जाने की खबर नहीं है। खार्किव में यूक्रेन की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान रूसी ठिकानों पर हमला किया है। यह हमला ग्रेनेड से किया गया। हमले में रूस के ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। खार्किव के ज्यादातर इलाके पर रूस का कब्जा है। यूक्रेन लगातार उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन ने रूसी ठिकाने पर जबरदस्त फायरिंग की है। हमले में रूस के कामिकाज़ी ड्रोन के तबाह होने का दावा किया जा रहा है। वहीं एक अन्य हमले में यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर ड्रोन से हमला किया। हमले के दौरान रूसी ठिकानों पर ग्रेनेड गिराए गए। को पावर्ड बाय सैनिक 710 असली वाटरप्रूफ प्लाई। कंफर्टेबल कौन जो पहने रूपा जॉन लगे आए हाय। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। सुपर प्राइम टाइम की करने जा रहे हैं शुरुआत। सबसे बड़ी खबर लेबनान में जारी पेजर और रेडियो धमाकों को लेकर है, जहां आपको बता दें थोड़ी देर पहले फिर से धमाके शुरू हो चुके हैं और बीते 1 घंटे में 500 विस्फोट की रिपोर्ट भी आ रही है सामने। आपको बता दें पेजर सहित इलेक्ट्रॉनिक्स में विस्फोट को लेकर खबर बड़ी है, क्योंकि 1 घंटे में बैक टू बैक हुए इन धमाकों के बारे में इस वक्त खबर यह है कि पिछले 1 घंटे में 500 विस्फोट की रिपोर्ट आ रही है। इस बीच खबर यह भी है कि लेबनान में अब ताजा धमाकों की तस्वीरें आ चुकी हैं, जहां कई घरों में पेजर विस्फोट की रिपोर्ट की गई है। कार, बाइक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धमाकों को लेकर इस वक्त खबर आ रही है, जहां लेबनान में दूसरे दिन ये पेजर विस्फोट हो रहे हैं। और ये लेटेस्ट तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले की वो तस्वीर जिसमें एक बार फिर से साफ हो गया कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर धमाके हुए हैं। कई घरों में पेजर विस्फोट की रिपोर्ट है। कार, बाइक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उनमें एक बार फिर से ब्लास्ट को लेकर, विस्फोट को लेकर खबर सामने आ रही है। तो लेबनान में ताजा धमाकों की ही ये तस्वीर अब आपके सामने, जहां भीड़ भाड़ वाले इलाकों के बीच में भी किस तरीके से विस्फोट हुआ, इसकी खबर सामने आई है। ताजा धमाकों की ये तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि कार, बाइक में हुए धमाकों को लेकर खबर आ रही है। और इसीलिए एक और बड़ी खबर जान लीजिए कि अब हिजबुल्लाह की लेबनानियों से ये अपील है कि अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वो बंद करें। अब तक 16 लोगों की
विस्फोट से मौत को लेकर खबर सामने आई है और लगातार हुए इन विस्फोट के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद करने की भी अपील की जा रही है और ये अपील की है लेबनानियों से हिजबुल्लाह ने। तो लेबनान में धमाकों की अब जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई है, आपको बता दें कि अब लोगों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद करने को कह दिया गया है। लगातार दूसरे दिन पेजर में विस्फोट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। तो लेबनान और सीरिया में फिर से पेजर विस्फोट शुरू हो गया है और मोसाद ने लगातार दूसरे दिन हिजबुल्लाह के पेजर में धमाके करवाए हैं। आपको बता दें, कल मोसाद ने हिजबुल्लाह के 3000 पेजर में ब्लास्ट करवाया था और इसी के साथ मोसाद ने लेबनान और सीरिया के अंदर अब तक का ये सबसे बड़ा और सबसे अकल्पनीय ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सवाल यही है कि आखिर मोसाद हिजबुल्लाह के पेजर में विस्फोट कैसे करवा रही है। उससे बड़ा सवाल तो यह भी है कि आखिर सिर्फ एक संदेश भेजकर इतनी बड़ी तबाही कैसे मचाई जा रही है। तारीख 17 सितंबर 2024, समय दोपहर 3:30 बजे, जगह लेबनान और सीरिया। दो देशों में सीरियल धमाके होने शुरू हो गए। हिजबुल्लाह के लड़ाके जिस पेजर से एक दूसरे से संपर्क करते थे, जिसके जरिए एक दूसरे को संदेश भेजते या प्राप्त करते थे, वो फटने शुरू हो गए। किसी के पॉकेट में रखा पेजर फट गया तो किसी के बैग में रखा पेजर फट गया। कहीं टेबल पर रखे पेजर में धमाका हुआ तो कहीं कार में रखा पेजर विस्फोट कर गया। घर के अंदर धमाके हुए, घर के बाहर भीड़ भाड़ वाले इलाके में पेजर बम का विस्फोट हुआ। घर से लेकर बाजार और सड़क तक बहुत बड़ी तबाही मच गई। लेबनान और सीरिया में सिर्फ 40 मिनट के अंदर जो कुछ हुआ वो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सीक्रेट ऑपरेशन का परिणाम था। मोसाद ने एक साथ लेबनान और सीरिया में एक और बड़े और अकल्पनीय ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। ऐसा ऑपरेशन जिससे ना सिर्फ हिजबुल्लाह और ईरानी प्रॉक्सी दंग हैं, बल्कि पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने सिर्फ 40 मिनट के अंदर अंदर हिजबुल्लाह को बड़ा जख्म दे दिया। हिजबुल्लाह के लड़ाके जिस पेजर के जरिए संदेशों का आदान प्रदान करते थे, मोसाद ने उसे ही उड़ा दिया। एक, दो और तीन। इसी तरह हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उसके कमांडर्स के पास मौजूद हजारों पेजर फटे और इसके बाद लेबनान में आपातकाल लग गया। शहर और सड़क पर पुलिस और एम्बुलेंस के सायरन का शोर सुनाई देने लगा। अस्पताल,
घायलों से भर गया। लेबनान से लेकर सीरिया तक हिजबुल्लाह के सुरक्षा चक्र में यह अब तक की सबसे बड़ी सेंध है। हिजबुल्लाह का वही पेजर उसके लिए तबाही का कारण बन गया, जिसका इस्तेमाल वो इजराइल की सेना और मोसाद से बचने के लिए कर रहा था। मोसाद का ऑपरेशन बी पर 40 मिनट तक चला। इस दौरान हिजबुल्लाह के 3000 पेजर फटे। पेजर ब्लास्ट की वजह से 16 लोगों की जान चली गई। इसमें 11 हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। 4000 लोग घायल हो गए। 600 लोगों की आंख खराब हो गई। 400 से ज्यादा लोगों की हालत बहुत गंभीर है। पेजर ब्लास्ट की वजह से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब सवाल यही है कि आखिर मोसाद ने बीपर बॉम्ब कैसे फोड़ा, 40 मिनट के अंदर 2 देशों में हिजबुल्लाह को कैसे दहला दिया, इसे समझिए। सबसे पहले हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास मौजूद पेजर पर बीपर बजा। पेजर पर एक इंक्रिप्टेड मैसेज आया। यह संदेश हिजबुल्लाह ने नहीं बल्कि मोसाद ने भेजा था, और संदेश से पेजर में फिट किया गया विस्फोटक एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया, और इसके बाद पेजर में विस्फोट शुरू हो गए। कई जगहों पर एक साथ पेजर में सीरियल धमाके हुए। 40 मिनट तक अलग अलग जगहों पर धमाके होते रहे। हिजबुल्लाह के लोगों के पास मौजूद 3000 पेजर फट गए। सीरियल ब्लास्ट से बहुत बड़ी तबाही हो गई, और इसी के साथ हिजबुल्लाह को बड़ा जख्म पहुंच गया। मोसाद के प्रोजेक्ट बीपर के शिकार सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाके ही नहीं बल्कि आम लोग और राजदूत भी हुए हैं। पेजर ब्लास्ट की वजह से लेबनान में ईरान के राजदूत मोस्तबा अमानी भी घायल हो गए। विस्फोट में हिजबुल्लाह के सांसद अली अम्मार के बेटे मेहदी की जान चली गई। इजराइल के बड़े ऑपरेशन के बाद से हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान भी क्रोधित है। हिजबुल्लाह ने बयान जारी कर पेजर ब्लास्ट का बदला लेने की घोषणा कर दी है। सवाल यही है कि आखिर हिजबुल्लाह का बदला क्या होगा और कैसा होगा। क्या मोसाद ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जो प्रोजेक्ट बी पर चलाया वो अरब विनाश की वजह बनेगा? इस बात की संभावना इसलिए बहुत बढ़ गई है क्योंकि रूस के साथ मिलकर ईरान ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नया चक्रव्यूह बनाना शुरू कर दिया है। पेजर हमले के बाद ही रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी सरगई शोइगु तेहरान पहुंच गए। सरगई ने ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली अकबर अहमदिया से मुलाकात की। माना जा रहा है कि रूस और ईरान में इजराइल को तबाह करने के लिए नई डील हुई है। ईरान और रूस की प्लानिंग की जानकारी मिली तो सुपर पावर अमेरिका एक्टिव हो गया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि ईरान हालात का फायदा उठाने की कोशिश ना करे। ईरान संयम बनाए रखे, यही उसके लिए बेहतर होगा। हालांकि अमेरिका के इस धमकी का असर ईरान और रूस पर पड़ेगा, इसकी संभावना शून्य है। ईरान और रूस हिजबुल्लाह समेत सभी बड़े प्रॉक्सी को हथियारों की सप्लाई करेंगे। इन हथियारों से ईरानी प्रॉक्सी इजराइल से पेजर हमले का बदला लेंगे। हिजबुल्लाह ने अभी से ही हमले की तैयारी तेज कर दी है। इसके प्रतिशोध की शुरुआत किसी भी वक्त हो सकती है। इसके बाद अरब में विनाश का बहुत बड़ा दौर शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
अब खबर यह है कि लेबनान में पर्सनल रेडियो सेट्स में धमाके और साथ ही आपको बता दें बैरूत में लोगों की जेब में ये मोबाइल फट रहे हैं। बैरूत के कई इलाकों में धमाके जारी हैं। अस्पतालों में लगी घायलों की भीड़ की भी खबर आ रही है। तो फिलहाल धमाकों के बाद लगी आग की ये तस्वीर देखिए और आपको बता दें बैरूत में लोगों की जेब में भी मोबाइल फटे हैं। अब लेबनान में पर्सनल रेडियो सेट्स में धमाकों को लेकर भी इस वक्त खबर आ रही है। मोबाइल में जेब में रखे मोबाइल में विस्फोट को लेकर भी खबर आ रही है और बैरूत के कई इलाकों में धमाके जारी हैं। हालांकि हॉस्पिटल में घायलों की अब भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है क्योंकि लगातार अलग अलग जगहों पर हुए विस्फोट के बाद लोग घायल हुए हैं। फिलहाल खबरें यही आ रही है कि पेजर, कार, बाइक, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ब्लास्ट को लेकर, विस्फोट को लेकर इस वक्त खबर है। तो बैरूत के हिजबुल्लाह बेस में धमाके जारी हैं और आपको बता दें हिजबुल्लाह के रेडियो सेट्स में धमाकों को लेकर इस वक्त खबर है और लैपटॉप और वॉकी टॉकी कार रेडियो में धमाके को लेकर भी खबर आ रही है। ये देखिए तस्वीर, बीच बाजार की वो तस्वीर। साथ ही खबर यह भी है कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी उपकरणों में धमाके हो रहे हैं। लेबनान में हुआ पेजर विस्फोट दुनिया का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड हमला है। हिजबुल्लाह ने कहा कि इस हमले के पीछे इजराइल है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। हालांकि सवाल यही है कि इस ऑपरेशन रीपर को मोसाद ने कैसे डिजाइन किया और कैसे अंजाम दिया। इस पर कई तरह की थ्योरीज भी सामने आ रही हैं। 40 मिनट के इस ऑपरेशन के लिए 6 महीने से ज्यादा समय तक तैयारी की गई। इसके बाद 17 अगस्त की दोपहर लेबनान धमाकों से दहल उठा। देखिए इस ऑपरेशन को डिजाइन कैसे किया गया। सत्रह सितंबर को लेबनान के कई शहरों में 40 मिनट के भीतर करीब 5000 विस्फोट हुए। चीख पुकार और भगदौड़ मच गई। अस्पतालों में घायलों की भीड़ लग गई। लेबनान में जो हुआ उसने दुनिया को हैरत में डाल दिया क्योंकि यह अब तक का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड हमला है और वो भी लेबनान के सबसे बड़े संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ। सत्रह सितंबर को जैसे लेबनान के हर हिजबुल्लाह सदस्य की जेब में एक लाइव बम था और दावा किया जा रहा है कि इसका रिमोट कंट्रोल इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हाथ में था। 17 सितंबर को जिन पेजर में धमाके हुए वो AR-924 बैंड के थे। दुनिया में इस हमले को ऑपरेशन बीपर और ऑपरेशन बिलो द बेल्ट कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि मोसाद ने इस ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया। दावा है कि मोसाद के इस ऑपरेशन की शुरुआत 6 महीने पहले हुई थी। 6 महीने पहले मोसाद को यह जानकारी मिली कि लेबनान से 5000 पेजर का ऑर्डर दिया गया है। जैसे ही मोसाद के एजेंट्स को यह जानकारी मिली, एजेंसी के एक्सपर्ट्स सक्रिय हो गए। इस ऑपरेशन का पहला तार जुड़ता है ताइवान से, क्योंकि लेबनान से ऑर्डर ताइवान की एक कंपनी को दिए गए थे। यहीं से हिजबुल्लाह को मिलने वाले पेजर में बदलाव करने के ऑपरेशन की शुरुआत हुई। पेजर का ऑर्डर ताइवान की अपोलो गोल्ड कंपनी को मिला था। अपोलो गोल्ड कंपनी ने बयान दिया है कि निर्माण हंगरी की कंपनी BAC कंसल्टिंग KFT से कराया गया। पेजर निर्माण के बाद हिजबुल्लाह को डिलीवरी 3 से 3.5 महीने की देरी से हुई।
अब मोसाद के एजेंट्स के टारगेट थी हंगरी की कंपनी BAC कंसल्टिंग KFT। एजेंट्स इस कंपनी पर नजर रखे हुए थे। मोसाद के एजेंट्स हंगरी से ही इस कंसाइनमेंट को टारगेट करने में लग गए। इस हमले को सप्लाई चेन अटैक कहा जा रहा है और इस सप्लाई चेन को मोसाद ने कैसे सबोटाज किया उसके बारे में जानकारी है। कि हंगरी की कंपनी ने भूमध्य सागर से जल मार्ग से पेजर लेबनान के लिए रवाना किए। इजरायली नेवी ने इस पेजर सप्लाई करने वाले जहाज को भूमध्य सागर में रोक लिया। चेकिंग के नाम पर हिजबुल्लाह के पेजर की बैटरियां बदली गई। हिजबुल्लाह को सप्लाई होने वाले पेजर में वो बदलाव कर दिए गए जो मोसाद चाहता था। बैटरियां बदलने की वजह से ही हिजबुल्लाह के पेजर में विस्फोट हुए और पूरा लेबनान दहल गया। माना जा रहा है कि कंसाइनमेंट डिलीवरी के दौरान ही हिजबुल्लाह के पेजर्स में एक खास विस्फोटक लगाया गया। बैटरियां बदलने के साथ ही पेजर की कोडिंग में बदलाव किए गए। पेजर में जो बैटरियां लगाई गई उनमें 3 ग्राम विस्फोटक लगा था। बैटरियों में लगाए गए विस्फोटक को PETN कहा जाता है। ये सभी धमाके PETN की वजह से हुए और ये विस्फोटक बहुत कम मात्रा में भी बड़ा धमाका करने की क्षमता रखता है। PETN नाम के इस विस्फोटक को पेंटाएरिथ्रिट्रोल टेट्रानाइट्रेट कहा जाता है। PETN एक रासायनिक पदार्थ है। इसको प्लास्टोसाइजर के साथ मिलाकर विस्फोटक तैयार किया जाता है। PETN से बने विस्फोटक को डिटेक्ट करना ही बहुत मुश्किल होता है। ये सेंसर और डिटेक्टर की पकड़ में ही नहीं आता। इसलिए अमेरिका के खिलाफ इससे 1996 में सऊदी अरब के खोबर टावर्स में भी विस्फोट किया गया था। उस धमाके में अमेरिका के 19 सैनिक मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इजराइल पर करीब साल भर से हमला कर रहे हिजबुल्लाह कमांडरों की जेब में पहुंचने वाले हर पेजर में इजराइल सीक्रेट विस्फोटक लगा चुका था। तीन महीने की देरी से ही सही, अब हसन नसरल्लाह की फौज के हेडक्वार्टर तक पेजर पहुंच चुके थे। 5000 पेजर जब लेबनान पहुंचे तो मोसाद ने पेजर की ट्रैकिंग शुरू कर दी। मोसाद ने सभी पेजर के लोगों तक पहुंच जाने का इंतजार किया। 6 महीने पहले शुरू हुए ऑपरेशन की अंतिम घड़ी आ चुकी थी। 17 सितंबर को लेबनान में जो अफरा तफरी और धमाके हुए उसका वक्त मोसाद ने धमाकों से 24 घंटे पहले तय किया था। पेजर की लिथियम बैटरी को PETN से जोड़ने के लिए एक कनेक्शन सर्किट लगाया गया। पेजर पर एक कोड भेजा गया जिससे सर्किट ऑन हो गया। कहा जा रहा है कि पेजर में लगी लिथियम बैटरी को हाई फ्रीक्वेंसी कोडेड सिग्नल से गर्म किया गया। बैटरी के गर्म होने पर विस्फोट हो गया। बैटरी और PETN में एक साथ विस्फोट होने से धमाके की तीव्रता बढ़ गई। इसी तीव्रता की वजह से हिजबुल्लाह के 9 कमांडरों की मौत हुई और हजारों लोग घायल हो गए। इस ऑपरेशन को बीपर कहा जा रहा है तो उसके पीछे वजह है विस्फोट से पहले पेजर में बीप बजना। दरअसल धमाके से पहले पेजर में मैसेज आने की बीप बजी। यूजर ने पेजर निकालकर देखा तो उस पर एरर मैसेज आया। एरर मैसेज के बाद पेजर में धमाका हो गया। बीप बजने की कोडिंग इसलिए की गई थी ताकि यूजर मैसेज पढ़ने के लिए पेजर को चेहरे के करीब लाए और ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। CIA इस ऑपरेशन को अब तक का सबसे कामयाब और सबसे बड़े असर वाला इंटेलिजेंस ऑपरेशन करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि लेबनान में आज फिर धमाके हो रहे हैं और ये लेबनान में धमाकों की दूसरी लहर है। कार, रेडियो, मोबाइल में धमाकों को लेकर खबर है। घरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी फटे हैं। वॉकी टॉकी, लैपटॉप में भी धमाकों को लेकर इस वक्त खबर आ रही है, क्योंकि हर तरह के कम्युनिकेशन डिवाइस में विस्फोट को लेकर खबर बड़ी है। तो अब घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी फटे हैं। लैपटॉप, वॉकी टॉकी, रेडियो सेट्स में हो रहे धमाकों के बाद आपको बता दें कि अब लोगों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बंद रखने की अपील की जा रही है। फिलहाल इस वक्त खबर सामने आ रही है और तस्वीरें भी सामने हैं कि किस तरीके से गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी है, क्योंकि खबर है कि अब रेडियो सेट्स में भी धमाके हुए हैं। घरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फटे हैं। कार में लगे रेडियो में हुए धमाके। हालांकि अब तक हमने देखा था कि कल पेजर विस्फोट को लेकर खबर सामने आई थी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि हर इलेक्ट्रॉनिक, हर कम्युनिकेशन डिवाइस में धमाके हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हो रहे विस्फोट लेबनान में, एक बार फिर से कहना गलत नहीं होगा कि यह धमाकों की वो दूसरी लहर है जिसकी ये ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेबनान सीरियल ब्लास्ट में अब 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। यानी अब एक बार फिर से अलग अलग जगहों पर हो रहे विस्फोट के बाद 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि इलाके में किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है, जहां आग लगी उस आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की यह तस्वीर। वहीं अलग अलग इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हुए धमाकों के बाद लोग डरे हुए हैं। फिलहाल ये लेटेस्ट तस्वीरें लेबनान के उन शहरों की जहां धमाके हुए हैं। खबर यह है कि 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। ये अब अंदर की तस्वीरें भी सामने आ रही है। धमाके के बाद किस तरीके से सब कुछ तहस नहस हो गया। ऐसा लग रहा है कि एक रेस्टोरेंट है और इसी रेस्टोरेंट में पड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हुए धमाके के बाद देखिए किस तरीके से ये टेबल टूटी हुई नजर आ रही है। तो लेबनान में हो रहे इसी ब्लास्ट के बारे में इस वक्त ये ताजा तस्वीरें और खबर कि 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जबकि आज लगातार हो रहे इन धमाकों में 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सुमित चौधरी मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और सुमित, खबर को इस लिहाज से समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कल तक सिर्फ पेजर में धमाके हो रहे थे, अब हर कम्युनिकेशन सिस्टम, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में धमाकों को लेकर खबर है। देखिए बिल्कुल सुरभि, ये एक तरीके की स्ट्राइक है, खासतौर पर पूरे के पूरे हिजबुल्लाह के, आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स को लेकर किस तरीके से हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, पिछले महीने जब मेरा एक्सपीरियंस रहा था हिजबुल्लाह की तरफ से, तो हिजबुल्लाह हर चीज को, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम से कम करना, ज्यादातर इस्तेमाल कम्युनिकेशन डिवाइसेस का करना, सैटेलाइट फोन्स का करना या फिर पेजर्स का करना, लेकिन अब उसी बेसिस को पूरी तरीके से इजराइल ने एक बड़े स्ट्राइक्स के अंदर बर्बाद कर दिया है। अभी जो खबरें आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि उनके न सिर्फ रेडियो सेट्स को लगातार टारगेट किया गया है, उनके मोबाइल का और वॉकी टॉकीज तक को भी टारगेट कर दिया गया, यानी सब चीजें उनकी एक तरीके से बर्बाद कर दी गई। यानी हिजबुल्लाह के कमांडर्स या ओजीडब्ल्यूज आपस में एक दूसरे को ना तो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और ना ही आप कह सकते हैं कि कमांड दे पा रहे हैं, और उल्टा ये सारे कम्युनिकेशन सेट जो है वो उनके लिए विध्वंसक साबित हो रहे हैं, उनके लिए उनको एक नुकसान पहुंचाने की हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये इजराइल की एक बहुत बड़ी बढ़त तो है ही सुरभि, लेकिन ये भी देखिए कि इजराइल ने एक दिन के अंदर, यानी पिछले 24 घंटे के अंदर ये दूसरी स्ट्राइक की है, जिसमें एक बार फिर इस बात को प्रूव कर दिया कि इजराइल ने ना सिर्फ उनके पेजर्स को बल्कि मैक्सिमम डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। पिछले 2 घंटे में जो स्ट्राइक का अंजाम है उसकी सुमित हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका, क्योंकि लेबनान में अब लैपटॉप, वॉकी टॉकी, रेडियो सेट्स में हो रहे धमाके और साथ ही बड़ी खबर ये सामने आई है कि घर में लगे सोलर प्लांट और बायोमेट्रिक मशीनों में भी विस्फोट को लेकर खबर है। यानी हर तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम, हर तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में धमाके हो रहे हैं। इन तस्वीरों को अब जरा गौर से देखिए, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें सामने आई हैं और ये देखिए लाइव धमाके की तस्वीर। आसपास लोगों की भारी भीड़ और लोगों की भीड़ के मौजूदगी में आपको बता दें एक सांसद के बेटे का यहां जनाजा निकल रहा था और उसी में लोगों की भीड़ ये नजर आ रही है और लोगों की भीड़ के बीच में हुआ ये धमाका। एक बार फिर से इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। हकीकत यह है कि लेबनान में लगातार हो रहे विस्फोट से खौफ का माहौल है और पेजर विस्फोट का कनेक्शन इजराइल के बाद अमेरिका से भी अब जोड़ा जा रहा है। हिजबुल्लाह को शक है कि हमले का ब्लूप्रिंट पेंटागन में बना।
जिसके लिए अमेरिका ने टोही विमान भेजकर जानकारी जुटाई और फिर डिवाइस हैक करके हमले को अंजाम दिया है। कई और थ्योरीज भी सामने आ रही हैं कि हमले की जानकारी अमेरिका को थी। आखिर क्या हिजबुल्लाह का दावा सही है? क्या अमेरिका और इजराइल ने मिलकर लेबनान को दहलाने का प्लान तैयार किया? वो कौन सी वजह है जिसके दम पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से समझिए। चालीस मिनट में 3000 से ज्यादा पेजर फटे। एक साथ एक वक्त पर लेबनान सीरिया में ताबड़तोड़ धमाके होते रहे। किसी की जेब में पेजर फट गया, बीच बाजार पेजर में विस्फोट हो गया। बड़ी इमारत में पेजर ब्लास्ट कर गया। लेबनान में पेजर्स फटने के बाद कई तरह की थ्योरीज सामने आ रही हैं। इजराइल के बाद अब अमेरिका का भी नाम इससे जुड़ने लगा है। मोसाद पर शक के अलावा हिजबुल्लाह और ईरान को लग रहा है कि इस ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट पेंटागन में तैयार किया गया है। अब सवाल उठ रहा है, क्या इस हमले के बारे में अमेरिका को पता था? क्या मोसाद के इनपुट पर अमेरिका ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया? मिडिल ईस्ट में मिलिट्री एक्टिविटी ऑब्जर्वर मैको सिंध ने सोशल मीडिया साइट पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें पूर्वी भूमध्य सागर के ऊपर 2 प्लेन दिखाए हैं, जिसमें से एक अमेरिका का टोही विमान है। इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसके जरिए अमेरिका ने लेबनान और सीरिया की जासूसी कराई और कई तस्वीरें इजराइल में बने कमांड सेंटर में भेजी, जिसके बाद एक प्लान तैयार किया गया। दावा किया जा रहा है कि 20 घंटे पहले अमेरिका का टोही विमान पूर्वी भूमध्य सागर से सीरिया और लेबनान के एयर स्पेस में पहुंचा था। टोही विमान कहां गया इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसके लेबनान के एयर स्पेस से लौटने के 20 घंटे के भीतर पेजर फटने लगते हैं। दरअसल इस पर शक होने की वजह लेबनान के पास है, क्योंकि पेजर फटने से पहले अमेरिकी यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत मेडिकल सेंटर के कर्मचारियों के पेजर 20 दिन पहले बदलवाए गए थे। इसके लिए एक एडवाइजरी मेल भी जारी किया गया था। यह वही मेल है जिसमें लिखा है, डियर AUBMC कम्युनिटी, बेहतर कवरेज के लिए हम पेजिंग सिस्टम को बदल रहे हैं। इसका अपग्रेड वर्जन नई डिवाइस के साथ आपको जल्द मिल जाएगा। एक बार सिस्टम अपग्रेड होने के बाद पुरानी डिवाइस काम नहीं कर पाएगी। इसके अलावा पेजर एक्टिवेट करने के बारे में भी बताया गया। खास बात यह है कि जिन पेजर में विस्फोट हुआ वो मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास मौजूद पेजर से अलग थे। हैरानी वाली बात यह भी है कि सिर्फ अमेरिकी हॉस्पिटल के अलावा लेबनान के दूसरे मेडिकल सेंटर में पेजर फटे, यानी ये संयोग है या फिर कोई कनेक्शन? क्योंकि 20 घंटे पहले अमेरिकी टोही विमान भी लेबनान तक पहुंचा, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बड़ा खिलाड़ी है, हर डिवाइस को हैक कर सकता है, यहां तक कि एयर डिफेंस सिस्टम को भी। फिर उसके लिए पेजर कौन सी बड़ी चीज है? जिस जासूसी प्लेन की बात कही जा रही है उसका नाम EC-130H कैंपस है। दावा किया जा रहा है कि टोही विमान ने पूर्वी भूमध्य सागर से लेबनान के एयर स्पेस में शामिल हुआ, वहां से आगे सीरिया के एयर स्पेस से होते हुए इजराइल के पास से वापस भूमध्य सागर तक पहुंच गया। यह पेजर विस्फोट से 20 घंटे पहले की घटना है। उस वक्त लेबनान में शाम के 7:30 बजे थे और दिन सोमवार था। इसके ठीक 20 घंटे बाद जब लेबनान में मंगलवार के दिन दोपहर के 3:30 बजे, तब लेबनान के कई इलाकों में पेजर ब्लास्ट होने शुरू हो गए।
बताया तो ये भी जा रहा है कि 20 घंटे पहले टोही प्लेन ने सभी पेजर डिवाइस को हैक किया। 20 घंटे बाद एक मैसेज भेजकर उसमें विस्फोट करा दिया। EC-130H टोही विमान अमेरिका का सीक्रेट वेपन है, जो एक सर्विलांस प्लेन है। यूएस एयरफोर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इसका इस्तेमाल करती है। इसके जरिए दुश्मन की कम्युनिकेशन नेटवर्क को तबाह किया जा सकता है। यह रडार सिस्टम जाम कर देता है, कमांड और कंट्रोल सिस्टम हैक कर लेता है। कम्युनिकेशन सिस्टम हैक करके मिलिट्री ऑपरेशन में सहायता करता है। दुश्मन के एयर डिफेंस की जासूसी करके सैन्य ऑपरेशन में यह मददगार है। किसी भी तरह के मौसम में सटीक जानकारी इकट्ठा करने में भी माहिर है। अब अमेरिका ने इसका इस्तेमाल पेजर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैक करने में किया है। इजराइल लेबनान युद्ध में अब एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए तबाही मचाई जा रही है। पेजर के जरिए विस्फोट कराकर इजराइल ने अपनी तकनीक का सबूत दे दिया है। हालांकि अभी तक इजराइल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि अमेरिका की तरफ से कहा गया है हमें ऐसे किसी तरह के हमले की कोई जानकारी नहीं है, अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। इजराइल से ऐसे किसी तरह के मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर कोई बात नहीं हुई। हमारी टीम जानकारी जुटा रही है कि लेबनान में पेजर विस्फोट के पीछे वजह क्या हो सकती है। हालांकि अमेरिका ने अंदेशा जताया है कि लेबनान में हुए पेजर विस्फोट को लेकर ईरान मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैलाने वाला कदम उठा सकता है, इसलिए अमेरिका ने उसे आगाह किया है। जबकि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से पेजर विस्फोट पर कहा गया है अरब में बेहद चिंताजनक स्थितियां बनती जा रही हैं। हर परिस्थिति का हल इस तरह की घटना नहीं हो सकती। मध्य पूर्व में हो रही इस तरह की घटनाएं अस्थिरता पैदा कर सकती हैं। इस बीच सवाल यह भी उठ रहा है आखिर इस हमले के पीछे कौन है। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल हमले के पीछे है, जिसने अमेरिका के साथ मिलकर इसे अंजाम दिया। हमला शुक्रवार को किया जाना था, जबकि इसे 72 घंटे पहले किया गया। एक थ्योरी यह भी है कि मोसाद को लग रहा था कि हिजबुल्ला को प्लान पता लग गया है, इसलिए हमला 72 घंटे पहले करा दिया गया। क्योंकि मोसाद का इनपुट और टोही विमान से मिली जानकारी मैच हो रही थी, इसलिए इजराइल ने हमला प्रीपोन किया। यानी अमेरिका को इस हमले की जानकारी थी। उसका जासूसी प्लेन लगातार हिजबुल्ला के लड़ाकों और उनके ठिकानों की जानकारी जुटा रहा था और मौका मिलते ही तबाही का ग्रीन सिग्नल दे दिया, जिसके बाद मोसाद ने पेजर बम को एक्टिव करके लेबनान को दहला दिया। जिसके बाद से पूरे अरब में कोहराम मचा हुआ है। ईरानी प्रॉक्सी बदला लेने के लिए बेचैन है कि कैसे भी इजराइल पर हमला करके पेजर विस्फोट का बदला लिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और लेबनान के कई शहरों में आज भी सीरियल ब्लास्ट को लेकर खबर और अपडेट का, जहां सोलर पैनल और बायोमेट्रिक में भी धमाकों को लेकर खबर है। सड़क पर चल रही कार में रेडियो फट गए। घरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी धमाकों में उड़ गए हैं। आज हुए सीरियल ब्लास्ट में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है, यानी जान गंवाने वालों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। 100 से ज्यादा लोगों का अस्पताल में इलाज, 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और यही वजह है कि अब तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से घर में रखे मोबाइल फोन और गाड़ियों में लगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी धमाके हुए हैं। फिलहाल यह तस्वीर फोन में हुए धमाके के बाद की है। यह तस्वीर उस जगह की जहां
जनाजा निकाला जा रहा था। लोग एकजुट हो रखे थे और वहीं इस वॉकी टॉकी में एक जगह पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में धमाका हुआ। अब अंदर की भी उस जगह की तस्वीर सामने आ रही है जहां ब्लास्ट होने के बाद टेबल का ये हिस्सा टूटा हुआ नजर आ रहा है। कई शहरों में एक के बाद एक हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे साफ है कि किस तरीके से राजधानी बेरूत में अलग अलग डिवाइसेस में धमाके हुए हैं, विस्फोट हुए हैं। तो फिलहाल इस बीच खबर यह है कि दक्षिणी लेबनान पेजर धमाकों से दहल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी ही आग अब इजराइल तक भी पहुंचने का डर है। दरअसल हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पूरी वॉर कैबिनेट के कई अहम लोगों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बदले गए हैं। साथ ही आसपास जैमर भी बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि हिच ने इजरायली नेताओं के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में धमाकों का प्लान तैयार किया था, लेकिन उससे पहले ही मोसाद को भनक लग गई और इस प्लान को फेल कर दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या मोसाद और हिजबुल्लाह के बीच हाईजैक वॉर शुरू होने वाली है? इस रिपोर्ट से समझिए। कोई बाजार में चहलकदमी कर रहा था, तो कोई ग्रोसरी खरीद रहा था। 17 अक्टूबर की दोपहर दक्षिणी लेबनान में एक के बाद एक हिज़्ब लड़ाकों के पेजर में धमाके होने लगे। क्या ऐसे ही धमाके इजराइल में भी होने का डर था? 24 घंटे पहले जो हिज़्ब लड़ाकों के साथ हुआ, क्या वही नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट के साथ हो सकता था? क्या हिजबुल्लाह और मोसाद के बीच पेजर और मोबाइल विस्फोट की वॉर शुरू हो चुकी है? इन सभी सवालों और कयासों के पीछे की वजह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हमलों की तैयारी है। जो सिर्फ इजराइल ने ही नहीं की थी, बल्कि हिजबुल्लाह ने भी की थी। जैसा लेबनान में हुआ, हिजबुल्लाह इजरायली नेताओं और नेतन्याहू के करीबियों पर कुछ इसी अंदाज में हमले करने वाला था। लेकिन इजरायली सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक पहले ही लग गई। आखिर हिज़्ब की तैयारी क्या थी और इजराइल को इसकी भनक कैसे लगी, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हसन नसरल्लाह का एक बयान सुनाते हैं, जो इजराइल और हिज़्ब के बीच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वॉर की कहानी का पहला स्टेप है। عم تقدم معلومات بالمجان للإسرائيلي. يعني مثلا هديك اليوم خلينا ناخذ مثل، لما بتنقصف السيارة بالنبطية. طيب हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का यह बयान इसी साल 13 फरवरी का है। नसरल्लाह के आदेश के बाद ही हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों से मोबाइल फोन ले लिए थे। मोबाइल फोन की जगह सभी लड़ाकों को पेजर बांटे गए थे। ये पेजर हिज़्ब की हर विंग में मौजूद लोगों को दिए गए थे, फिर चाहे वो फ्रंट लाइन लड़ाके हो या वॉर रूम में काम करने वाले लड़ाके। महज 7 महीने के अंदर अंदर हिजबुल्लाह ने अपने तमाम लड़ाकों के फोन्स को पेजर से रिप्लेस कर दिया। कुछ महीनों से लगातार हिजबुल्लाह का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम पेजर्स पर ही निर्भर था। लेकिन सवाल यह है कि आधुनिक युग में नसरल्लाह को अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा? दरअसल इसकी वजह है आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। बीते दिनों हिज़्ब के मोबाइल रखने वाले कई कमांडर मारे गए।
आईडीएफ ने इन कमांडर्स पर पिन पॉइंट टारगेटेड एयर स्ट्राइक की थी। रिपोर्ट में सामने आया कि इन कमांडर्स की लोकेशन मोबाइल फोन से मिली थी। इजरायली इंटेलिजेंस को चकमा देने का हिज्ब ने पेजर प्लान बनाया। हिज्ब ने बेहद निम्न तकनीक के उपकरण पर शिफ्ट किया। हिजबुल्लाह ने लैंडलाइन फोन और पेजर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। दुनिया भर के मुल्क और संगठन दुश्मन से बचने और उन पर हमले करने के लिए नई और लेटेस्ट तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सवाल है कि सालों पुरानी टेक्नोलॉजी हिज्ब को ट्रैक होने और उसके लड़ाकों को बेमौत मारे जाने से कैसे बचा सकती थी। दरअसल इसकी वजह है पेजर में जीपीएस का ना होना, जिसकी वजह से उसे ट्रेस करना लगभग असंभव है। हिज्ब लड़ाके वन वे कम्युनिकेशन पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे। इस डिवाइस के जरिए किसी को मैसेज नहीं भेजा जा सकता है। पेजर में मैसेज सिर्फ रिसीव किया जा सकता है। यह जीपीएस की जगह रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। ऐसे में डिवाइस की लोकेशन का पता लगाना असंभव होता है। हालांकि हिज्ब ने जिस पेजर को रक्षक समझा था, वही उनके लिए भक्षक बन गया। नसरल्लाह ने जहां एक तरफ अपने लड़ाकों को पेजर देकर सुरक्षित करने की कोशिश की, वहीं वो इजराइल में मोबाइल फोन धमाकों की तैयारी में था, जिसकी जानकारी हाल ही में इजरायली सुरक्षा एजेंसियों के एक बड़े कदम से लगती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू समेत पूरी वॉर कैबिनेट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बदले गए थे। इसमें मोबाइल, एयरपॉड और गाड़ियों के जीपीएस सिस्टम शामिल थे। इसके साथ ही उनके आसपास लेटेस्ट तकनीक के जैमर लगाए गए थे। दावा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल में मोबाइल विस्फोट का प्लान तैयार किया था, जिसकी भनक इजराइल की खुफिया एजेंसियों को लग गई और वक्त से पहले ही जरूरी बदलाव किए गए। हिजबुल्लाह और इजराइल बीते 11 महीनों से बारूदी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अब यह जंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वॉर में बदल चुकी है। हिज्ब से आई खबरें और इजरायली सुरक्षा एजेंसियों के दावों से साफ है कि आने वाले दिनों में इस तरह के हमले और देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रेस्टोरेंट, मकान, दुकान, हर जगह हो रहे धमाके को लेकर इस वक्त बड़ी खबर है। साथ ही हॉस्पिटल के बाहर कार के अंदर हो रहे धमाकों के बारे में भी खबर मिल रही है। आपको बता दें, कार में धमाकों के बाद आग लग गई है। वॉकी टॉकी से लेकर सोलर पैनल भी फट गए हैं। आज फिर धमाकों से पहले लेबनान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब ये एक और तस्वीर सामने आई है। देखिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जलकर पूरी तरह खाक हो चुका है। अब यूक्रेन ने रूस पर पहले से कहीं ज्यादा हमले शुरू कर दिए हैं। एनर्जी सेक्टर के बाद एयरबेस पर हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन के टारगेट पर वो एयरबेस हैं जहां रूस के बॉम्बर तैनात हैं और उन्हीं बेस से उड़कर यूक्रेन पर हमले किए जा रहे हैं। इसलिए यूक्रेन ने सबसे पहले एंगल्स और तवे एयरबेस को निशाना बनाया है। इन हमलों में कई रूसी जेट को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब पलटवार में रूस यूक्रेन पर आज रात हमला कर सकता है और उन्हें एयरबेस को निशाना बना सकता है जहां यूक्रेन ने F-16 तैनात किए हुए हैं। इस बार यूक्रेन ने रूसी एयरबेस को निशाना बनाया, खासतौर से वो एयरबेस जहां से यूक्रेन पर हमले किए जाते हैं। मॉस्को के पास पड़ने वाला एंगल्स एयरबेस आधी रात धधक उठा। इस बेस पर दूसरी बार हमला हुआ है। खास बात यह कि रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए हुए हैं। इसके बावजूद यूक्रेन हमला करने में कामयाब हो गया। हालांकि रूस ने दावा किया है कि उसने कई ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए हैं।
जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त एयरबेस पर 2 Tu-22, 4 Tu-95 बॉम्बर, 2 Tu-160 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर भी वहां थे। इसके अलावा सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है कि हैंगर में 2 और विमान हैं। कहा जा रहा है कि वो ट्रांसपोर्ट प्लेन AN-12 हो सकता है। ये तस्वीर 15 अप्रैल की है। बताया जा रहा है कि 6 प्लेन को हमले में बड़ा नुकसान हुआ है। ये एयरबेस यूक्रेनी बॉर्डर से 750 किलोमीटर दूर पड़ता है, इसलिए इस बात की आशंका है कि यूक्रेन ने हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। इस तरह तवेर एयरबेस पर बड़ा हमला हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले के बारे में सुबह जानकारी दी कि रूस ने 9 ड्रोन हमले में मार गिराए। तस्वीरों से लग रहा है तवेर पर इतना नुकसान नहीं हुआ जितना एंगल्स पर हुआ है, क्योंकि तवेर में एयरबेस के पास ड्रोन हमले हुए थे। इस हमले के बाद रूस ने जबरदस्त पलटवार किया, जिसमें मारियोपोल के हथियार डिपो को खाक कर दिया। लुहांस्क इलाके में भी हमले किए गए, जबकि दूसरी तरफ से हाइमार्स से अटैक किया गया। कहा जा रहा है कि इस हमले में 50 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए। अब रूस बौखला रहा है, इसलिए वो यूक्रेन पर आज की रात बड़ा हमला कर सकता है। कीव ने डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए हैं और सायरन बजने शुरू हो गए हैं। और F-16 वॉर रेडी कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उत्तर कोरिया ने एक ऐसा ब्लास्ट कर दिया जिससे सुपर पावर अमेरिका और उसके कई सहयोगी देश भी दहल गए हैं। उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। अब सवाल यही है कि इस परीक्षण के पीछे क्या किम जोंग का परमाणु प्लान है? उत्तर कोरिया ने एक साथ 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का विस्फोट किया और इसी के साथ किम जोंग ने अमेरिका के खिलाफ पूर्वी एशिया फ्रंट खोल दिया। उत्तर कोरिया ने सुबह सुबह 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने जो मिसाइलें फायर की वो जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाकर गिरी। उत्तर कोरिया ने जिन 2 मिसाइलों का टेस्ट किया है उनका नाम क्या है, रेंज और खासियत क्या है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन किम के इस धमाके से जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका दहल गए। सवाल यही है कि आखिर किम जोंग ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण क्यों किया? क्या किम जोंग परमाणु मिसाइलों का परीक्षण करने जा रहा है या दक्षिण कोरिया पर हमला कर अमेरिका के खिलाफ नया फ्रंट खोलने जा रहा है? दरअसल किम जोंग ने 2 दिन पहले ही अपने वैज्ञानिकों को परमाणु हथियार का जखीरा बढ़ाने का आदेश दिया था। माना जा रहा है कि किम के इस आदेश के बाद उत्तर कोरिया एटमी मिसाइलों का परीक्षण कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक किम अपने एटमी हथियारों का जखीरा पुतिन के कहने पर बढ़ा रहा है। असल में रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान मिलकर अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो के खिलाफ जंग छेड़ने वाले हैं। किम का यह कदम इसी दिशा में बड़ी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पर लगातार झड़प के चलते पाकिस्तान काबुल के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है और इसी कवायद में अफगानिस्तान के राजदूत पाकिस्तान के एक कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन इससे रिश्तों में और कड़वाहट भर गई क्योंकि पाकिस्तान के राष्ट्रगान का अफगान राजदूतों ने अपमान कर दिया। क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। ये पाकिस्तान से आई तस्वीरें हैं जिनसे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से लेकर काबुल तक राजनीतिक पारा चढ़ गया है। यहां पाकिस्तान का राष्ट्रगान गाया जा रहा है। तस्वीरों में लंबे बालों और मूंछों वाले खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर नजर आ रहे हैं।
राष्ट्रगान बजने के दौरान हॉल में मौजूद बाकी सभी लोग खड़े हुए हैं, लेकिन इन्हें देखिए, ये दो लोग आराम से बैठे हैं। ये दोनों अफगानिस्तान के राजदूत हैं जो राष्ट्रगान के दौरान अपनी सीट से नहीं उठे और पाकिस्तान कह रहा है कि इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। पेशावर के एक कार्यक्रम में अफगानिस्तान के काउंसिल जनरल मोहिबुल्लाह शाकिर और उनके सहयोगी को बुलाया गया था, लेकिन दोनों ने राष्ट्रगान शुरू होने पर अपनी सीट नहीं छोड़ी। आज हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे। देखते हैं प्रोबो देश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या मुंबई टीम रोहित शर्मा को रिटेन करेगी? 55% यस, 45% नो। क्या पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई रूल आएगा? 45% यस, 55% नो। क्या तीनों सेनाओं के लिए कॉमन डिफेंस स्टेशन मुंबई में बनेगा? 40% यस, 60% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. TNC apply.